तो आइए शुरू करते हैं आज की किताब, जिसका नाम है बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड। अपना मैसेज क्लियर रखे ताकि कस्टमर सुन सके। जी हाँ, जिसे लिखा है डोनाल्ड मिलर ने। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप अपने कस्टमर्स का अटेंशन पाने का बेस्ट तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना सीखना चाहेंगे? आपको पता है, मार्केट में प्रोडक्ट्स की बहुत भरमार है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। और काफी सारे ऐसे दूसरे ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स का दिल जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं। तो ऐसे में ना, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप कैसे उन्हें अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाएंगे? तो इस बुक में आप SB7 फ्रेमवर्क के बारे में सीखेंगे। आप उस परफेक्ट स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे जो आप अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टोरी ब्रांड को अप्लाई करते हैं तो आपके कस्टमर तक आपका मैसेज क्लियरली पहुंचता है। उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द की टू बीइंग सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड। जी हाँ, ऐसी न जाने कितनी कंपनीज होगी जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में खूब पैसा खर्च करती है, फिर भी इतना कुछ करने के बाद उनके प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है? ये कंपनीज अपनी वेबसाइट डिजाइन के लिए बेस्ट डिजाइनर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट को सिलेक्ट करती है, उसके बावजूद उनकी सेल्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। तो फिर भला ऐसा क्या है जो ये कंपनीज कहीं ना कहीं मिस कर रही है? तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली ये ब्रांड्स कस्टमर तक अल्टीमेटली एक क्लियर मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनकी पहली गलती ये है कि उनकी मार्केटिंग इस बात को पिन पॉइंट ही नहीं करती कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि ये सारी कंपनीज सिर्फ अपने बारे में बात करती है, कस्टमर के बारे में बिल्कुल भी नहीं। वो अपने प्रोडक्ट्स की ग्रेटनेस यानी कि जो भी अच्छाइयां हैं वो तो बताती है, मगर ये नहीं बताती है कि उससे कस्टमर की हेल्प कैसे होगी, उन्हें क्या फायदा होगा। और फिर होता ये है कि लोग भी उनकी केयर नहीं करते। डे टू डे लाइफ में लोगों के लिए मार्केट का मीनिंग है सर्वाइव एंड थ्राइव। हम ह्यूमंस जो कुछ करते हैं उसके पीछे सर्वाइवल एक मेन रीजन होता है। लोगों को फूड चाहिए, सेफ्टी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि इन सबका मीनिंग है सर्वाइव करना। और जब तक आपकी मार्केटिंग उन्हें ये नहीं बताएगी कि उन्हें अच्छा खाना कैसे मिल सकता है, या दोस्त कैसे मिल सकते हैं, या एक्सपीरियंस कैसे मिल सकता है, तब तक लोग आपको भाव नहीं देने वाले हैं। मान लीजिए, भले ही आपका ब्रांड बहुत ही धांसू क्वालिटी का बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हो, फिर भी लोग वो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो उन्हें क्लियर मैसेज दे, फिर चाहे वो घटिया क्वालिटी का ही क्यों ना हो। और ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा। एक और मिस्टेक जो कंपनीज अक्सर करती है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, कुछ ऐसी इररिलेवेंट चीजें जो कस्टमर समझ ही नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग को समझने में लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े, दिमाग लगाना पड़े। तो जब लोग वेबसाइट में आपके एड्स देखेंगे तो उन्हें तुरंत आपका मैसेज समझ आना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या ऑफर कर रही है, आपके प्रोडक्ट उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपका ब्रांड उनके लिए क्या कर सकता है, आपकी मदद से वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें साफ समझ आनी चाहिए, और यही वो चीजें हैं जो मैटर करती है कि बाकी सब शोर शराबा है। अगर आप उन्हें इररिलेवेंट और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोग भला क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? अब जैसे एग्जांपल के लिए स्टीव जॉब्स की हम बात करें तो क्या आपको मालूम है कि स्टीव जॉब्स ने अपने कंप्यूटर लीसा को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे 9 पेजेस का एड दिया था। ये 1983 की बात है। इस एड की टॉप लाइंस में इस कंप्यूटर के टेक्निकल फीचर्स के बारे में बताया गया था। पर दुख की बात तो ये थी कि स्टीव जॉब का ये मार्केटिंग का आइडिया बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि कोई टेक गीक्स ही इस टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे गए 9 पेज के एड को समझ सकता था, एक नॉर्मल इंसान नहीं। लीसा पर काम करने के बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी छोड़नी पड़ी थी। तब उन्होंने एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर चलाने का डिसीजन लिया, और स्टोरी टेलर का काम करते हुए स्टीव जॉब्स के अंदर कुछ चेंज आया। तो जब एप्पल में उनकी वापसी हुई तो जॉब्स अपने साथ एक क्लियर, कंप्लेनिंग, कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग कैंपेन लेकर आए। 9 पेज के एड के बदले एप्पल ने अब सिर्फ 2 वर्ड्स में मार्केटिंग को कम्युनिकेट करने का इरादा दिया, जो थे थिंक डिफरेंट। जॉब्स ने ये एप्पल के इस स्टेटमेंट का बिल बोर्ड पूरे अमेरिका में लगवा दिया। ये बात नोटिस की जा सकती है कि एप्पल के थिंक डिफरेंट स्टेटमेंट के बाद ही कंपनी पूरे मार्केट में छा गई। तो पिक्सर में जॉब्स के साथ ऐसा क्या हुआ था? ये चेंज उनमें कैसे आया? असल में पिक्सर में काम करते हुए जॉब्स को रियलाइज हुआ कि अच्छी मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे यही सीक्रेट है।
एक अच्छी स्टोरी कैसे कम्युनिकेट की जाती है ये बात उन्हें मालूम है। एक स्टोरी किसी भी ब्रांड के मैसेज को क्लियरली बताती है। लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का ये एक परफेक्ट तरीका है। अगर आपको अपने ब्रांड का क्लियर मैसेज देना है तो उसे एक स्टोरी के थ्रू दीजिए। ये सारी कंफ्यूजन दूर करके आपके मैसेज को सिंपल और रेलेवेंट बनाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा। वैसे अच्छी स्टोरी कैसे बनती है सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए। आपको पता है कि हर ग्रेट स्टोरी, हर एक अच्छी स्टोरी के पीछे एक फॉर्मूला होता है जो रिपीटेटिव है और प्रिडिक्टेबल है। तो उस स्टोरी को यही एक फॉर्मूला इंटरेस्टिंग बनाता है जिससे लोग घंटों बैठकर के मूवी देखते हैं। ये मूवीज भी एक टाइप की मार्केटिंग कैंपेन ही है। अगर लोगों को शुरुआत में ही मैसेज नहीं मिलेगा तो लोग तुरंत थिएटर से उठ करके बाहर आ जाएंगे। एक ग्रेट स्टोरी टेलर को पता होता है कि कैसे लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया जाए, उन्हें लास्ट तक कैसे होल्ड किया जाए, और यही वो इफेक्ट है जो आपको अपनी मार्केटिंग में चाहिए। इसके लिए आपको कस्टमर की स्टोरी जाननी होगी और उस स्टोरी में अपने ब्रांड को फिट करना होगा। किसी भी ग्रेट स्टोरी के 7 एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? चाहे प्लॉट कुछ भी हो, इसमें 7 की एलिमेंट्स जरूर होंगे। सबसे पहला आता है कैरेक्टर, सेकंड है प्रॉब्लम, थर्ड है गाइड और फोर्थ है पेन, फिर फिफ्थ है टेक एक्शन और सिक्स्थ है अवॉइड फेलियर और लास्ट में 7th एलिमेंट है सक्सेस। जी हाँ, हर ग्रेट मूवी जो आपको पता है आज तक इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है, जो इसकी ह्यूज सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक सक्सेसफुल ब्रांड मार्केटिंग का भी यही सीक्रेट है। SB7 मतलब स्टोरी ब्रांड 7। मार्केट में क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए आपको यही फ्रेमवर्क चाहिए। अब जैसे मूवी हंगर गेम्स को लेते हैं, जिसमें कैटनिस एवर्डीन एक कैरेक्टर है और उसकी प्रॉब्लम है एक फाइट टू द डेथ कंपटीशन, जो कि उनकी अब्यूसिव गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब जिंदा रहने के लिए उसे इस गेम में दूसरों को मारना पड़ेगा। कैटनिस एक बहुत ही कमजोर लड़की है जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो गेम में हमेशा पीछे रह जाती है। तो अब कैसे वो सरवाइव करेगी? यहाँ उसकी हेल्प के लिए उसका गाइड हैमिच आता है, जो लास्ट हंगर गेम्स का विनर रह चुका है। वो कैटनिस का मेंटोर बन जाता है। वो गेम जीतने के लिए उसके साथ मिलकर के प्लान बनाता है, जिससे लास्ट में कैटनिस गवर्नमेंट को हराकर गेम जीतने में कामयाब हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से अपना मार्केटिंग मैसेज एकदम क्लियर रखें, जिसमें ये 7 एलिमेंट्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो। जो भी चीज आपको इररेलेवेंट लगे उसे हटा दीजिए। स्टोरी ब्रांड 7 की मदद से आपको लोगों की अटेंशन मिलेगी और एक बार जब उन्हें आपका मैसेज समझ में आ जाएगा तो वो आपके ब्रांड तक स्टिक रहेंगे, उससे चिपक जाएंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। आपका मैसेज इतना सिंपल होना चाहिए कि किसी को भी नॉर्मली ना समझ में आ जाए। जब लोग आपकी वेबसाइट चेक करें या आपका कमर्शियल टीवी पर देखे तो उन्हें देखते ही आपके प्रोडक्ट के बारे में ना पता चल जाए और ये भी समझ में आ जाए कि आपका प्रोडक्ट कैसे उनकी जिंदगी को, उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है। तो ये काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी बहुत ही सोच विचार करके। चलिए थोड़ी और मदद करते हैं आपकी इस काम में। आगे जानते हैं सिंपल SB7 फ्रेमवर्क। मतलब ये कि अल्फ्रेड हिचकॉक ने एक बार कहा था कि एक अच्छी कहानी होती है एक ऐसी लाइफ जिसका डल पार्ट हटा दिया गया हो। एक गुड ब्रांडिंग के लिए भी यही बात अप्लाई होती है। ये तो श्योर है कि आपकी कंपनी और कोई सर्टेन प्रोडक्ट क्रिएशन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर के लिए काफी बोरिंग चीज है। अपनी मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए आपको एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो बोरिंग स्टफ को फिल्टर करके इस बात को हाईलाइट करे कि आपका ब्रांड लोगों को सरवाइव करने में कैसे हेल्प करेगा। SB7 फॉर्मूला यूज करना काफी सिंपल, इफेक्टिव और मजेदार है। जो मैसेज आप कस्टमर को देना चाहते हैं 1 सिंगल पेज में फिट होना चाहिए। ये आपके ब्रांड की स्क्रिप्ट है और यही स्टोरी आप अपने सारे मार्केटिंग मटेरियल्स में यूज करेंगे। फिर से हम आपको बता दें कि आपकी ब्रांड स्क्रिप्ट कैसी होगी। इसमें होगा एक कैरेक्टर यानी आपका कस्टमर जो कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और फिर आता है आपका ब्रांड जो उनका गाइड बनेगा। फिर आप अपने कस्टमर को एक प्लान प्रोवाइड करेंगे जिस पर वो एक्शन लेंगे। आप उन्हें ऐसा करने को बोलेंगे, आप उन्हें फेलियर अवॉइड करने में हेल्प करेंगे और फिर लास्ट में उन्हें सक्सेस मिलेगी। तो अब इन सारे 7 पार्ट्स को डिटेल्स में समझते हैं। स्टोरी ब्रांडिंग का फर्स्ट पार्ट है एक कैरेक्टर। हर स्टोरी एक कैरेक्टर और उसके एम्बिशन से शुरू होती है। फिल्म में फर्स्ट 10 मिनट्स में राइटर ये डिफाइन करता है कि स्टोरी का हीरो आखिर चाहता क्या है, और यही वो चीज है जो लोगों को थिएटर के अंदर 2 घंटे तक बिठाए रखती है।
वो ये जानने के लिए इंतजार करते हैं कि जो उस कैरेक्टर को चाहिए वो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, डिशुम डिशुम, और भी कितनी तिकड़म लगानी पड़ेगी। मतलब बहुत लंबी कहानी। लेकिन इस कहानी के बाद मार्केटिंग में आपको ये डिफाइन करना है कि आपके कस्टमर्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक बार अगर आपने ये डिफाइन कर लिया तो आपके कस्टमर को उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। वो पूछेंगे मुझे जो चाहिए, क्या ये ब्रांड उसे पाने में मेरी हेल्प करेगा। एक हाई एंड रिजॉर्ट ने डोनाल्ड मिलर और उनकी टीम को अपनी स्टोरी ब्रांड के लिए हायर किया था। बाकी कई और कंपनीज की तरह ये एक्सपेंसिव रिजॉर्ट भी आइडेंटिटी क्राइसिस सफर कर रहा था। रिजॉर्ट के मार्केटिंग मटेरियल में उनके स्टाफ, फ्रंट डेस्क और रेस्टोरेंट की इमेजेस थी। वैसे अगर वो कोई बिल्डिंग बेच रहे होते तो ये मार्केटिंग काम कर सकती थी, लेकिन ये तरीका कोई इनवाइटिंग स्टोरी नहीं बता रहा था। किसी भी हाई एंड रिजॉर्ट के कस्टमर्स भला क्या चाहेंगे, एक हीरो के तौर पर उनकी क्या एम्बिशन हो सकती है। सच तो ये है कि जो एग्जैक्ट चीज उन्हें चाहिए वो है रेस्ट और लग्जरी, और ये चीज उन्हें रिजॉर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो यही उनका मैसेज होना चाहिए था। लेकिन जब डोनाल्ड मिलर ने इस स्टोरी ब्रांड पर काम किया तो इससे कंपनी की वेबसाइट में एक ह्यूज चेंज आया। इसमें पहले कंपनी के बारे में एक लंबी सी स्टोरी हुआ करती थी जिसमें वो खुद को हीरो की तरह पोज करते थे। लेकिन स्टोरी ब्रांडिंग के बाद वेबसाइट में रोब्स और टॉवेल्स, वार्म बाथ्स और स्पा में रिलैक्स करते हुए कस्टमर्स की बहुत सारी इमेजेस थी। मतलब हैप्पी इमेजेस। यहाँ तक कि उन्होंने बैक पोर्च में रखी हुई एक रॉकिंग चेयर की लूपिंग क्लिप भी दी हुई थी जिसके पीछे एक लश ग्रीन गोल्फ नजर आ रहा था। और वेबसाइट की मेन पेज में बस ये सिंपल वर्ड्स थे, फाइंड द लग्जरी एंड रेस्ट दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। और यही सिंपल वर्ड्स ब्रांड का मंत्रा थे। यही फ्रेज ऑफिस के वॉल्स पर भी डिस्प्ले किया गया था। आप किसी स्टाफ मेंबर, चाहे शेफ या जेनिटर से पूछे कि कस्टमर क्या चाहता है तो वो भी यही कहेगा, लग्जरी एंड रेस्ट। और ब्रांड की इसी क्लैरिटी रिजॉर्ट स्टाफ को टीम वर्क की फीलिंग कराई। वहाँ पर हर कोई अपना रोल अच्छे से जानता था और उसे पूरे बेस्ट वे में करने की कोशिश करता था। इस बात का एग्जाम्पल लेकर के हम कह सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग तभी इफेक्टिव होगी जब आप अपने कस्टमर्स की डिजायर को समझ लेंगे और उस डिजायर से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये तो रही कैरेक्टर की बात। और अब आगे जानते हैं स्टोरी ब्रांडिंग का सेकंड पार्ट जो है कैरेक्टर की प्रॉब्लम। आपका कस्टमर अब आपकी ब्रांड स्टोरी का हीरो है। आपने उसकी डिजायर भी डिफाइन कर ली है जिससे अब आपको उसकी अटेंशन भी मिल गई है। अब अगली चीज जो आपको करनी है वो है उसका इंटरेस्ट इंक्रीज करना, जिससे उसका फोकस आपके ब्रांड पर बना रहे। और आप ये कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को पहचान कर। हर हीरो की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। यही चीज स्टोरी इंगेज रखती है। आपके कस्टमर्स भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। इसमें आपका ब्रांड उनकी हेल्प करेगा। वो उनके स्ट्रगल को समझकर उन्हें सोल्यूशन देगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम हर स्टोरी डल लगती है। तो स्टोरी में प्रॉब्लम क्या होगी? मोस्टली तो विलेन ही होता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और विलेन जितना ज्यादा एविल होगा, कस्टमर उतना ही ज्यादा हीरो को जीतना चाहेंगे। तो सोचिए अगर हैरी पॉटर की मूवी में वोल्डेमॉर्ट नहीं होता तो मूवी कितनी बोरिंग लगती, और डार्थ वादर के बिना ल्यूक स्काईवॉकर एकदम ऑर्डिनरी लगता। अब आपको करना ये है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक ऐसे हथियार की तरह, ऐसे वेपन की तरह प्रेजेंट करे जिससे कस्टमर विलेन को डिफीट कर सके। ये विलेन कोई एक्चुअल पर्सन नहीं है। जैसे आप बाथरूम क्लीनर का एड ही ले लीजिए। इसमें एडवर्टाइजर्स उस प्रॉब्लम को पर्सोनिफाई कर देते हैं जो कस्टमर फेस कर रहा होता है। इस प्रॉब्लम को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि कस्टमर इस विलेन से छुटकारा पाने के लिए ईगर हो जाता है। बाथरूम क्लीनर कमर्शियल की एड में जर्म्स को टॉयलेट बाउल में एक बढ़िया सी पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रोडक्ट यानी बाथरूम क्लीनर एक हथियार की तरह, एक वेपन की तरह है जिसे कस्टमर अपने इन दुश्मनों को डिफीट करने के लिए खरीदेगा। तो प्रॉब्लम जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने ही ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। आपको सरफेस के नीचे जाना है। कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको डीपेस्ट लेवल पर जाकर के उनकी मदद करनी है। कस्टमर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके 3 लेवल्स है, जो है एक्सटर्नल, इंटरनल और फिलोसॉफिकल। तो इस बाथरूम क्लीनर एड में विलेन है जर्म्स। यहाँ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है कि कस्टमर्स इन जर्म्स से छुटकारा चाहते हैं। कस्टमर्स हाइजेनिक बनना चाहते हैं, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अपनी फैमिली को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आपकी मार्केटिंग से ये कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है कि आपका ब्रांड उनकी इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्टोरी ब्रांडिंग के थर्ड पार्ट के बारे में, जो है एक गाइड। हर कोई अपनी स्टोरी का हीरो या हीरोइन खुद है। आपका ब्रांड उनके सामने दूसरे हीरो के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता।
आपको उनकी स्पॉटलाइट नहीं लेनी है, बल्कि आपकी कंपनी एक गाइड के तौर पर उनकी मदद करेगी। अगर आप कस्टमर को अच्छा फील करने में, बेटर फील करने में मदद नहीं करते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को कभी भी नहीं खरीदेगा। एक ब्रांड के तौर पर आपको अपने कस्टमर को सक्सेसफुल बनाना है, यही आपका मिशन होना चाहिए और यही आपका रोल भी है। क्योंकि जैसे ही आप सिर्फ अपने ब्रांड की सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो उसी टाइम आप फेल हो जाएंगे। ये मत भूलिए कि कस्टमर इस स्टोरी का हीरो है, तो आपको उसके स्ट्रगल के बारे में सोच करके सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्या आपको पता है कि जय-जी रैप आर्टिस्ट ने एक बार एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था टाइडल। टाइडल स्पॉटिफाई या आईट्यून्स की तरह थी, लेकिन शायद आपने ये नाम कभी सुना नहीं होगा क्योंकि टाइडल बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। क्योंकि जेजी ने इसमें लोगों के बजाय खुद को ब्रांड बना करके बड़ी टेरिबल मिस्टेक की थी। इस कंपनी में उसने $56 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। टाइडल का मेन मिशन था टू गेट एवरीवन रिस्पेक्ट म्यूजिक अगेन। जेजी का ये आइडिया था कि म्यूजिशियंस ही टाइडल को चलाएंगे, उन्हें कोई टेक कंपनी या म्यूजिक स्टूडियो कंट्रोल नहीं करेगा। तो उसमें कोई मिडिल में नहीं था जिससे कि म्यूजिशियंस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ये सब कुछ सुनने में ना काफी ग्रेट था, बस जेजी कस्टमर्स के बारे में भूल गए। टाइडल म्यूजिशियंस के लिए ही बनी थी जो इस ब्रांड स्टोरी के हीरो थे, ना कि कस्टमर्स जो उनका म्यूजिक सुनते थे। जेजी ने इसमें 16 फेमस आर्टिस्ट रखे थे जो सिर्फ टाइडल के लिए अपने सॉन्ग्स रिलीज करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जेजी ने कहा था कि अगर आपको बेहतरीन गाने सुनने हैं तो आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, और यहीं से टाइडल ने एक रॉन्ग मैसेज दे दिया था। पब्लिक पर जेजी और बाकी दूसरे आर्टिस्ट ने बड़ा बुरा इंप्रेशन डाला था। उनकी हर मार्केटिंग से लगता था कि जैसे वो कस्टमर से अपना म्यूजिक सुनने के लिए ज्यादा पे करने की डिमांड कर रहे हैं। टाइडल का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो कस्टमर को ये शो कराता कि ये ब्रांड उन्हें सर्व करने के लिए बना हुआ है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और इसी के साथ अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टोरी ब्रांडिंग का 4th पार्ट है गिव देम अ प्लान। लोग आपसे कुछ खरीदे, इसके लिए उनका ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें अपना रिपीट कस्टमर बनाना चाहते हैं तो ये ट्रस्ट और ज्यादा गहरा करना होगा। उनके साथ अपने रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट रखें, क्योंकि कस्टमर एक नया प्रोडक्ट खरीदने का रिस्क लेते हैं। इसीलिए जब वो ऑर्डर देते हैं तो अपनी हार्ड अर्न मनी का रिस्क ले रहे होते हैं। वो आप पर ट्रस्ट करके ही ऑर्डर देते हैं कि आप उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि वो प्रोडक्ट काम करेगा भी या नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपको एक प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। इमेजिन कीजिए कि आपके कस्टमर को कोई रिवर क्रॉस करनी है, तो आपको वहाँ रिवर पर स्टोन बिछाने हैं जिन पर चल करके वो रिवर क्रॉस कर पाए। ये स्टोन्स आपके कस्टमर्स को रिवर के करंट से सेफ रखेंगे। ये स्टोन्स आपका प्लान है। आपका ब्रांड स्टेप बाय स्टेप कस्टमर की हेल्प करेगा। प्लान उस रिस्क को कम करेगा जो कस्टमर फील करता है, और इस तरीके से उनका आपके ब्रांड पर भरोसा इंक्रीज होगा। जैसे अब मान लीजिए आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं। अब आपके कस्टमर के दिल में यही सवाल उठेंगे, क्या ये काम करेगा, इसे कैसे यूज करते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप उन्हें एक 3 स्टेप प्लान दीजिए जो इसे उनके लिए सिंपल और इजी बनाएगा। आपका प्लान कुछ ऐसा हो सकता है: स्टेप 1 प्लग द मशीन, स्टेप 2 प्रेस द ऑन, और स्टेप 3 क्लीन अवे। तो ये 3 स्टेप्स आपको ऑब्वियस लग सकते हैं मगर कस्टमर को नहीं। लेकिन अगर आप ये 3 स्टेप प्लान बनाते हैं तो ये काम उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे। ये प्लान उन्हें आइडिया देगा कि आपका ये प्रोडक्ट एकदम ट्रस्टवर्दी है। अब आगे स्टोरी ब्रांडिंग के 5th पार्ट की हम बात करते हैं, आस्क देम टू टेक एक्शन। मतलब ये कि अब आपने अपने कस्टमर्स को एक्साइट कर दिया है तो अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि उन्हें एक्शन लेने के लिए चैलेंज करे। किसी भी स्टोरी में हीरो के लिए कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए जिससे कि वो एक्ट कर सके। मूवी टेकन में लियान निसन को अपनी बेटी के किडनैपर से एक कॉल आती है और वो रिसीव करते हैं, जो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो उन विलेंस को पूरे यूरोप में चेज करके ढूंढे। इसीलिए तो टीवी में शॉपिंग शोज के दौरान स्क्रीन में बड़ा बड़ा यही लिखा होता है कि कॉल नाउ या ऑर्डर नाउ, और वे लोग कस्टमर को चैलेंज करने के लिए ये चीज रिपीट करते रहते हैं। आपकी कंपनी की वेबसाइट में आप भी पेज के टॉप, मिडिल और बॉटम में बाय नाउ बटन डाल सकते हैं। बेशक ये ऑब्वियस है मगर ये स्टैंड आउट होना चाहिए। ये बाकी कंटेंट से एकदम अलग दिखना चाहिए। डोनाल्ड मिलर का एक फ्रेंड था जो कंपनीज बेचने और खरीदने का काम करता था। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि कंपनी की हर चीज जैसे कि लोगो, प्रोसेस और प्रोडक्ट सब कुछ इफेक्टिव हो। लेकिन उसकी सक्सेस का सीक्रेट था कस्टमर को एक्शन के लिए चैलेंज करना, और इसी बात पर वो पूरा फोकस करता था। तो ये बंदा पहले लोअर प्राइस पर कोई कंपनी परचेज करता था, फिर उसे एक बड़ी कंपनी बना करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके सेल कर देता था।
वो रिपीटेटिव ऐड देकर के कस्टमर को एक्शन लेने के लिए चैलेंज करता था, और जब उस कंपनी के लिए कस्टमर्स की भीड़ लग जाती तो वो इसकी सेल का प्रोसेस शुरू कर देता था। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर ये ऑब्वियस सी बात है कि आप यही चाहेंगे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे, क्योंकि इसीलिए तो आपने ये प्रोडक्ट प्रमोट किया है, इतनी मेहनत की है। लेकिन इतना करना आपके लिए ना काफी नहीं होगा। कस्टमर को नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आपको उन्हें बताना पड़ेगा। आपको अपने मार्केटिंग मटेरियल्स में रजिस्टर नाउ या शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट नाउ का ऑप्शन रखना होगा। और आजकल आप ये फेसबुक में अक्सर या इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि तुरंत अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ये वर्कशॉप है, ये प्रोडक्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे आजकल आप देख रहे होंगे। तो एग्जैक्टली आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी ब्रांडिंग के 6th पार्ट की तरफ, जो है हेल्प देम अवॉइड फेलियर। लोग स्टोरी के एंड तक बने रहते हैं क्योंकि उन्हें ये देखना है कि स्टोरी का हीरो अपने मिशन में सक्सेस हुआ या नहीं। अब यही डर उन्हें स्टोरी के साथ बांधे रखता है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है स्टोरी में जो कि हीरो स्टेक पर रख सके तो व्यूअर्स बोर हो जाएंगे। कोई खतरा ही उनके लिए स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है और वो दम साधे बैठे रहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कस्टमर के लिए भी कोई ऐसी चीज जरूर स्टेक में होनी चाहिए। अगर वो आपका प्रोडक्ट ना ले तो आपको क्या लगता है कि लोग कब केयर करते हैं? आपकी ब्रांड स्टोरी में फेलियर की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि कस्टमर हुक्ड रहे। उन्हें ये डर रहे कि आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अपनी स्टोरी में राइट अमाउंट का फियर फैक्टर रखे। लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो कस्टमर रेजिस्ट करेंगे और बहुत कम होगा तो उन्हें आपके प्रोडक्ट को खरीदने का कोई लॉजिक समझ नहीं आएगा। मतलब आपको बैलेंस रखना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। शैम्पू कमर्शियल ब्रांड में हमेशा टेंगल्ड और फ्रीजी हेयर का डर दिखता है और टूथपेस्ट के एड में डेंटिस्ट टूथ कैविटी वाली स्टोरी बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर ब्लॉग लिख सकते हैं कि अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेते हैं तो वो क्या लूज कर रहे हैं। यही थ्रेट ऑफ फेलियर आप अपने ईमेल कंटेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में आप इसे बुलेट पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो लोगों का स्टेक पर लग रहा होगा। अगर लोग आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, आपको अपने बुलेट पॉइंट्स में क्या लिखना है इस बारे में डीपली सोचिए। ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि जो आप बेच रहे हैं लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो आप सोचना शुरू कीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टोरी ब्रांडिंग के 7th पार्ट की तरफ, जो है इन द एंड ऑफ द कैरेक्टर दैट इज योर कस्टमर विंस। जी हाँ, पीपल वॉन्ट्स टू बी टेकन समवेयर। एज अ ब्रांड आप अपने कस्टमर्स को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आप उन्हें स्टेट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ एक बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस देना चाहेंगे या फिर उन्हें और उनकी फैमिली को एक ड्रीम होम देना चाहेंगे? हर एक कस्टमर जिससे आप मिलेंगे वो यही जानना चाहेगा कि आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं। जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड हैं वे अपने प्रोडक्ट के थ्रू क्लियरली कम्युनिकेट कर देते हैं कि उनका वो प्रोडक्ट कस्टमर्स की लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा। जैसे स्टारबक्स अपने कस्टमर्स को इंस्पिरेशन और सेंचुरी देना चाहता है, एक टाइम में एक कॉफी। नाइकी एथलीट्स को इनोवेट और मोटिवेट रखना चाहता है। तो आपको भी ना ऐसे किसी विजन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अपने कस्टमर्स के लिए आपके पास कोई ना कोई विजन तो होना ही चाहिए। आपको उन्हें एक हैप्पी एंडिंग देनी है। आप अपने कस्टमर्स को सक्सेसफुल बनाएंगे तो आपका ब्रांड खुद सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जो विजन आप कस्टमर्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये डिफाइन और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज स्कूल चलाते हैं तो उसमें अपने स्टूडेंट्स की ऐसी इमेजेस दिखाइए जिसमें वो लर्निंग के साथ फन भी कर रहे हैं। और अगर आप कोई बेकिंग टूल बेच रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए बेकिंग करती एक हैप्पी मदर की पिक्चर दिखा सकते हैं। अपने कस्टमर्स को बताइए कि आपका प्रोडक्ट यूज करते हुए वो कैसे लगेंगे, कैसा फील होगा। उन्हें दिखाइए कि उनका टिपिकल दिन कैसा होगा और उन्हें क्या क्या नया एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब आप अपनी वेबसाइट, ईमेल्स या ब्लॉग पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब जो कंक्लूजन निकलता है समरी का वो यही है कि आपने इस किताब में SB7 फ्रेमवर्क के बारे में सीखा। आपने इसमें एक गुड स्टोरी के 7 एलिमेंट्स के बारे में जाना और जिसे हम समराइज करके एक सेंटेंस में बोल सकते हैं। और वो है, एक कैरेक्टर प्रॉब्लम फेस करता है और एक गाइड से मिलता है जो उसे एक प्लान दे करके उस पर एक्शन लेने के लिए बोलता है ताकि वो लास्ट में फेलियर्स अवॉइड करके सक्सेस पा सके। है ना सिंपल? तो स्टोरीज इस तरीके से हमारे ब्रांड मैसेज में क्लैरिटी लाती है। ये कस्टमर में क्यूरियोसिटी को जगाती है। ये बात हमेशा याद रखें कि आपकी ब्रांड स्टोरी एक गाइड की तरह है
और आप अपने हीरो यानी कि कस्टमर को हैप्पी एंडिंग में हेल्प कर रहे हैं। और जब आप मार्केटिंग के लिए SB7 फ्रेमवर्क को यूज करेंगे तो लोग ना सिर्फ आपकी बात सुनेंगे बल्कि आपके ब्रांड को पसंद भी करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है।